हेलो फ्रेंड। पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। वैदिक काल, बौद्धिक काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल एवं आधुनिक काल। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो आश्रम में शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, वो आश्रम में थी। शिक्षा का जो माध्यम था वो मातृभाषा था। शिक्षा का स्रोत बेसिकली वेद, शारीरिक शिक्षा, शास्त्र विद्या इत्यादि थे। शिक्षा का माध्यम जो था वो था मौखिक, आत्म साधना एवं परिचर्चा या वाद विवाद। वैसे ही बौद्ध काल में आश्रम होता था या मॉन्क में जो था वो शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे भी जो था, यहाँ पर स्रोत जो था वेद था, शारीरिक शिक्षा था, शास्त्र विद्या था, आत्मरक्षा था, विज्ञान था, औषधि विज्ञान, कृषि विज्ञान इत्यादि। शिक्षा का माध्यम जो था यहाँ पे आत्म साधना, सांकेतिक, ताड़पत्र एवं परिचर्चा या वाद विवाद। यहाँ पे ताड़पत्र बेसिकली आपको कहीं न कहीं लिखित से ही इंकित है। यहाँ पर ताड़पत्र में चित्र बनाया जाता था या संकेतों के माध्यम से शिक्षा देखने को मिलता है जो स्रोत था। मुस्लिम काल में देखते हैं कि मकतब, मदरसा या घर में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे कहने का मतलब कि एक स्थान बन गया था कि यहाँ पे ही दिया जाएगा। स्थान तो शुरू से ही था, आश्रम। यहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम है वो भी मातृभाषा ही था। शिक्षा का स्रोत जो था वो कुरान था, आत्मरक्षा विज्ञान, औषधि विज्ञान, कृषि विज्ञान इत्यादि। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो हम वेद शिक्षा देखते थे वहाँ पे बस अब कुरान आ गया था। इसमें भी यहाँ पे अब शिक्षा का जो माध्यम हो गया था वो मौखिक एवं लिखित हो गया था। यानी कि बौद्ध काल से मुस्लिम काल आते-आते हम लोगों ने लिखना और छपाई का, प्रिंटिंग, ये सब हम लोग ने सीख लिया था। ब्रिटिश काल में हम लोग देख सकते हैं कि एकदम प्रॉपर एक संस्था खुल गई थी। संस्थानों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का जो माध्यम था आंग्ला भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा। यहाँ पर जो विषय वस्तु जो शिक्षा का स्रोत माना गया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विषय वस्तु मीन्स कहने का अर्थ है कि यहाँ पे गणित अलग हो गई थी, विज्ञान अलग हो गया था, संस्कृत या हिंदी, अंग्रेजी जो भी ये सब्जेक्ट वाइज बढ़ चुके थे। मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा एग्रीकल्चर इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। शिक्षा का जो माध्यम होता था वो मौखिक एवं लिखित में ही होता था। अब भारतीय शिक्षा का जो इतिहास आधुनिक काल में देखते हैं कि अभी भी क्या होता है कि संस्थानों में दी जाती है। शिक्षा का माध्यम आंग्ला, हिंदी एवं मातृभाषा में दी जाने लगी। अब जैसे-जैसे समझ ये हुआ, अब हम आंग्ला भाषा को फॉरेनर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। हिंदी हमारी भाषा है और एवं मातृभाषा हम मातृभाषा की जगह पे हम हिंदी भी लिख सकते थे, लेकिन भारत जैसा देश का कोई ऑफ़िशियली लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते हैं हिंदी। हर एक प्रदेश में जैसे हिंदी भाषी हुए, कन्नड़ हुआ, तेलुगु हुआ, तो ये अलग-अलग तो मातृभाषा। अब देखिएगा कि मेडिकल का भी जो प्रश्न होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के जो प्रश्न होते हैं, वह तेलुगु, तमिल में भी आने लगे हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार यानी कि शिक्षा का जो देने का था, तो यहाँ पे हम लोग पुराने विधि, आदिकाल के विधि जैसे प्रश्नोत्तरी विधि हुआ, आत्मसंकेत हुआ, वाद-विवाद हुआ, इसके साथ-साथ हम लोग अब टेक्नोलॉजी का भी हम लोग क्या किए, सहायता लेना शुरू कर दिए। यहाँ पर शिक्षा का जो स्रोत है वो विषय वस्तु है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग तथा एग्रीकल्चर इत्यादि। अब यहाँ पे भी और सर आप जोड़ सकते हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ। इसके अलावा आप जितना जानते हैं वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। शिक्षा का जो माध्यम है यह भी मौखिक एवं लिखित ही है। शिक्षा का इतिहास, अब उद्देश्य हम लोग जानते हैं, तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो निम्न है। तो सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य जो है हम ये जानने के लिए
कि जो हमारे पुराने काल में थी वो शिक्षा कब से प्रारंभ होती थी और कब तक चलती थी। तो पुराने काल में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा जो थी वो 8 वर्षों से शुरू हो जाती थी और आधुनिक समय में है कि वो 4 वर्ष तक ही 4 वर्ष से ही शुरू हो जाती है। पहले था कि हर एक पीरियड जो होता था एक 10 साल का होता था। आज भी देखिएगा तो 1 टू 10, 10 के बाद आपका इंटर शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाता है, फिर पीएचडी हो जाता है। तो थोड़े-थोड़े सेगमेंट में बाँटा गया आधुनिक काल में। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें देखिएगा कि उसमें भी 1 टू 5 किया गया है। फिर 6 टू 8 किया गया है, फिर 8 टू 12 किया गया है। फिर बीए, बीएससी जो होता है वो 3 साल का है, 4 साल का है। पीजी को कहीं-कहीं 3 साल या 4 साल के लिए भी कोर्स को किया गया है। तो आधुनिक भारत में जो है वो डिफरेंट किया गया है। पीजी 4 साल कहने का अर्थ है कि पीजी 4 साल आपका जो है वह आप इसमें देखिएगा कि एमफिल को कहीं-कहीं ऐड कर दिया गया है। 3 साल में आप लोग देखिएगा कि आपको पीजी के साथ एमएड का डिग्री मिल जा रहा है। तो इस तरह से जो कोर्सेज़ को लागू किया गया है नई शिक्षा नीति में, इस वजह से अब जैसे-जैसे आगे पढ़िएगा करिकुलम ये सब और सब सब्जेक्ट में तो उस समय आप लोग को समझ में आएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं विद्यालय शिक्षा का इतिहास। अब विद्यालय किस प्रकार के थे? तो विद्यालय शिक्षा का आरंभ 20वीं शताब्दी से शुरू होती है। हालाँकि विद्यालय जो शब्द था ये हम लोग को बहुत पहले ही मुस्लिम काल से ही देखने को मिल जाता है कि मुस्लिम काल में ही आप लोग मकतब और मदीन को देखते हैं। इससे पहले आश्रम मठ जो मैं बता रहा था कि हम लोग शुरू में देखते थे तो लेकिन एक जो विद्यालय जो शब्द आया था वो टर्म आया था 20वीं शताब्दी में। तीसरा है विद्यालय शिक्षा का पाठ्यचर्या। अब बच्चों का पाठचर्या कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए जो बच्चों में सर्वांगीण विकास कर सके। तो इसके लिए हम लोग ने साधना किया था, मंत्र, शास्त्र शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा, योग शिक्षा, मंत्र उच्चारण तथा कलात्मक। अब कलात्मक हम लोग देखते हैं संस्कृत हुआ, नृत्य हुए, चित्रकलाएँ हुई, कृषि हुई, बढ़ई हुई इत्यादि होती थी। इसके अलावा भी हो सकता है। नेक्स्ट तो विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब पाठ्यचर्या के अंदर आता है पाठ्यक्रम, तो वो हम पाठ्यक्रम कैसा मतलब कि जो पाठ्यचर्या है उसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि साधना है, मंत्र है, शास्त्र शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, योग है, शिक्षा है, मंत्र उच्चारण तथा कलात्मक है। अब एग्ज़ाम्पल्स के लिए हम लोग को संगीत ही सिखाना है, तो संगीत हम लोग जानते हैं कि 7 स्वर होते हैं। तो एक स्वर को हम लोग कितना दिन में सीखेंगे? कौन-कौन से उसमें ध्वनि होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे सुनते हैं कि पंच स्वर होते हैं, कोयल ये सब का जो आवाज़ होता है, जितना भी पक्षी का लगभग स्वर होता है उसको पंचनाद कहा जाता है, यानी कि पंचम स्वर कहा जाता है। तो आप लोग देखिएगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो इसका कैसे-कैसे डेवलप करेंगे, इसको हम लोग क्या सिखाते हैं पाठ्यक्रम में। विद्यालय शिक्षा का नामांकन। अब विद्यालय में नामांकन कैसे? तो बौद्धिक काल में 8 वर्ष, 8 माह और 8 दिन था। बौद्धिक काल को हम लोग बौद्धिक काल कहते हैं। इसमें 6 वर्ष, 6 माह की थी। इस्लाम में हम लोग देखते हैं कि 4 वर्ष, 4 मंथ और 4 दिन था। और तथा वर्तमान समय में कम से कम 4 रखा गया है और आधुनिक जो हम लोग का एनपीई 2019 आया है या 20 उसको कह लीजिए। बह बहुत लोग उसको 20 कहते हैं, बहुत लोग 29 कहते हैं। तो इसमें आप लोग ये मत कीजिए, आप लोग को जो बुक में दिया गया है, आप लोग उसको ही फ़ॉलो कीजिएगा।
क्योंकि ये 2019 में पारित हो गया था, इसलिए एनपी इसको 2019 हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप लोग वही फॉलो कीजिएगा जो आप लोगों को टीचर्स बताएं या जो आप लोग के सिलेबस में जो ऐड किया गया है। तो वर्तमान समय में 4 रखा गया है। अब देखते हैं विद्यालय में शिक्षक की भूमिका। तो विद्यालय में बेसिकली जो शिक्षा को माता-पिता का स्थान दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब शुरू में क्या होते थे कि छात्रों को माँ-बाप क्या करते थे, गुरु को हाथों में सौंप देते थे और गुरु को कहा जाता था कि ये तुम्हारे धर्म पिता है। उस समय जो गुरु होते थे वो सारे जो भू भूमिकाएँ होते हैं बच्चों को जितना भी शिक्षा देना है वो सब क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। वो माँ-बाप की तरह उनका देख-रेख भी करते थे। उनमें माँ-बाप की तरह अनुशासन एवं नैतिक का विकास का भी ज़िम्मेवारी जो होता था वह शिक्षक का ही था। शिक्षा का संरचना, संरचना किस प्रकार से होता था? तो आजकल वर्तमान की तरह उसमें भवन नहीं है। शिक्षा जो था एक छोटा-छोटा समूह में दिया जाता था। आज भी देखिए तो जो शिक्षा होता है हम लोग को क्लास वाइज़ कहने का अर्थ ही होता है कि उसको एक समूह में बाँट दिया जाना। और जो शिक्षा का स्रोत था, कहानी था, प्रश्नावली था तथा परिस्थिति के अनुरूप था। अब महत्व हम लोग देखते हैं, तो महत्व क्या है? तो बालकों के शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में सहायक होना। शिक्षा में आए परिवर्तन के कारण बालकों की शिक्षा का प्रभाव की जानकारी। अब बहुत समय बार-बार होता है कि बच्चे अलग-अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट शिक्षा पर क्या पड़ रहा है, इसकी हमको जानकारी मिलती है। बालकों की शिक्षा में रुचि एवं मनोदृष्टि की जानकारी, बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरफ जाना चाह रहा है, उसकी रुचि क्या है, वो कैसे सीखना चाह रहा है, तो इसकी भी जानकारी जो है वो हमको मिलती है। बालकों में नैतिक अवस्था की जानकारी। अब बच्चों में आपको नैतिकता को डेवलप करना है, तो बच्चे की किस अवस्था में आप ज़्यादा से ज़्यादा नैतिकता को डेवलप किया जा सकता है। तो बच्चों को आप लोग देखिएगा कि बाल अवस्था में आगे पढ़िएगा तो बाल अवस्था में ही बच्चों में मोरल डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसकी भी जानकारी हमको यहीं से प्राप्त होती है। शिक्षा प्रक्रिया की सफलता और सफलता संबंध में वांछित जानकारी। हम जो टीचिंग मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसकी भी जानकारी हम तो ये सब इसकी विशेषताएँ हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसका उपयोग है? क्यों हम लोग ये करते हैं? तो शिक्षा में आए परिवर्तनों के कारण बालकों के शिक्षा के प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर उसमें व्यापकता लाई जाती है। व्यापकता का अर्थ होता है कि उसमें और विकास हम लोग कर सकते हैं और अधिक जानकारी हम लोग कर सकते हैं। बच्चों का जो होता है चिंतन थिंकिंग है, फिर सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है, बुद्धि का विकास जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इस सब का उपयोग हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। भूतपूर्व में आई समस्याओं की जानकारी एवं निवारण को जानना। पहले किस तरह की समस्याएँ, उसका किस तरह से समाधान किया गया और भविष्य में क्या इसका उपयोग? ये सब हम लोग सोच के हम लोग इसका शिक्षा में हम लोग उपयोग ले सकते हैं। अब इनकी सीमाएँ क्या हैं? सीमाएँ का अर्थ ये नहीं होता है नेगेटिविटी, सीमाएँ का अर्थ होता है कि कहाँ तक आपके ये सोच सकते हैं। ये नहीं कि आप जहाँ तक सोच रहे हैं वो वहीं तक हो, उसके आगे भी हो सकता है। लेकिन हम लोग एक लिमिटेशन, एक एरिया हम लोग फिक्स करते हैं। यहाँ पे सीमाएँ से अर्थ है एरिया को। तो बालकों के शैक्षणिक अवस्था के समय केवल नैतिक पर ही बल प्रदान करना, बच्चों में मोरल डेवलपमेंट करना। जैसे कि आप बच्चों में सिखाइएगा कि हमको पेड़ लगाना चाहिए, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन चलना असंभव है। तो बच्चे जो है घर में ही पेड़-पौधे को लगाएँगे, बड़ा-बड़ा पेड़ तो नहीं लगाएँगे लेकिन जैसे कि शो प्लांट्स होते हैं, छोटे-छोटे वो लगा सकते हैं। मनी प्लांट्स हुआ, ये सब लगा सकते हैं घर में जिससे ऑक्सीजन मिलता रहता है। बालकों बालकों की शिक्षा में रुचि और मनोदृष्टि की अवहेलना करना। कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चा ड्राइंग में अच्छा कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चे को ड्राइंग को हटा के हम किसी और सब्जेक्ट के प्रति उसको ये करते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी
रुचि का भी हम लोग विरोध करते हैं, अवहेलना कर देते हैं। बालकों के शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि के विरुद्ध जाके पाठ्य पुस्तक पर बल प्रदान करना। बच्चा को मन है आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने को, हम लोग कहते हैं नहीं 1 2 3 सीखो, हाँ पुस्तक पढ़ो तो ये करो। शिक्षक प्रक्रिया की सफलता और सफलता के संबंध पर कोई बल प्रदान नहीं करता है। बच्चा सीखा कि नहीं सीखा इसकी कोई अवहेलना नहीं है। हम लोग एक एग्जामिनेशन पैटर्न बना दिया और उसमें हम लोग कहते हैं कि अगर पास कर गया तो बच्चा सीखा है, नहीं पास किया तो वह नहीं सीखा है। ऐसा नहीं होता है। बच्चा के सीखने और न सीखने की प्रक्रिया कहीं न कहीं टीचर्स के टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी निर्भर करता है। कहने का अर्थ है कि सफलता और असफलता जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया पे निर्भर करता है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं तो बालक का विकास गर्भाशय से लेकर जीवन के अंत तक चलती रहती है। इसके अंतर्गत शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक बालकों में विभिन्न आदतों, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण हमें ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिवेश को मिलता है, यानी कि आधुनिक काल में भी मिलता है। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि बाल्यावस्था और उसके अवयव को हम लोग देखेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।